रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं इरफान तिलगामी। नाजरीन, आज बात होगी रोहिंग्या मुसलमानों की। जो रोहिंग्या मुसलमान जिनके पास ना घर है, जिनके पास ना जायदाद है और जिन्हें अपने मुल्क से इसलिए निकाला गया था क्योंकि शायद उनका एक ही जुर्म था कि वो मुसलमान थे। और नाजरीन, मैं आपको बता दूं, अगरचे उनमें से कई एक घर वालों को कत्ल किया गया था, कई के बाप मारे गए और कई एक की माएँ मारी गई और कई एक के बेटे भी मारे गए। जी हाँ, आपको याद होगा म्यांमार में जब वहाँ पे बगावत शुरू हुई थी, जब वहाँ पे बुद्धिस्ट जो है उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पे दहशत मचाया था, जब उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ उन्हें जलाना शुरू किया था, मुसलमानों को जिंदा दफनाया जा रहा था, तो उस वक्त ये रोहिंग्या मुसलमान भाग के आए थे। उस वक्त ये रोहिंग्या मुसलमान पनाह लेने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन में आए थे। उस वक्त ये रोहिंग्या मुसलमान जम्मू खिते में आए थे और वहाँ पे इस वक्त झोंपड़ियों में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन शायद सरकार को ये सब खुश नहीं आया और उन्हें इस वक्त डिटेन किया जा रहा है, उन्हें इस वक्त कैद खानों में रखा जाए, ना कि उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि कई एक रोहिंग्या से हमने बात की जिनका ये कहना था कि अगर हमें डिपोर्ट किया जाए तो हम कहीं ना कहीं जाएंगे, ना तो हम उनके पास घर है और ना ही कुछ है, लेकिन उन्हें डिटेन किया जाता है। और आपको शायद ये जानकर बड़ा ही दुख होगा कि कई एक के बापों, कई एक के वालिदैन को बंद किया गया है और उनके बच्चे इस वक्त जम्मू में नरवाल में बिलक बिलक कर रो रहे हैं। हाँ, शायद उनका यही जुर्म है कि वो मुसलमान हैं, इसीलिए उन्हें निकाला जा रहा है। और नाजरीन, आज आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो बच्चे जो अभी माँ बाप के बगैर हैं, वो भी पढ़ना चाहते थे, उनका भी ख्वाब था कि वो यहाँ पे पढ़ें और उनके डेट शीट भी इशू हुए थे, लेकिन उनके जो ख्वाब हैं शायद वो चूर होके रह गए। बहरहाल, इसी खबर के हवाले से इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद है हमारे नुमाइंदे राहिल गनाई। जी राहिल, अब मेरी आवाज़ आ रही है? राहिल, आप मुझे ये तमाम मामला बता दीजिए, कब ये रोहिंग्या जम्मू में आए थे और क्यों इन्हें निकाला जा रहा है, क्यों इन्हें डिटेन किया जा रहा है? हम अपने नाज़रीन को थोड़ा तफसीली बताते चलें कि 2017 के वो दिन या वो घड़ियाँ जब पूरी इंसानियत शर्मसार हुई, जब हम ये कहें कि म्यांमार में सिर्फ मुसलमानों का कत्ल ही नहीं हुआ बल्कि इंसानियत का कत्ल हुआ। इरफान, हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि 2017 में जब म्यांमार की हुकूमत को फ़ौज ने अपने हाथों में ले लिया, वहाँ की बागडोर अपने हाथों में ले ली, उसके बाद कहीं ना कहीं अक़लीती तबका मुसलमानों को निशाना बनाया गया, ज़िंदा जलाया गया, उनकी अज़मतें लूटी गई और फिर कहीं ना कहीं वो लोग जब वहाँ से तंग आए तो उन्होंने, मैं ये नहीं कहूँगा कि हिजरत की, बल्कि वो अपने मुल्क भाग कर जो अपने पड़ोसी ममालिक थे वहाँ पर अपनी रिहाइश पजीर जी बिल्कुल अपनी जान बचाने के लिए वो निकले थे उस वक्त, ताकि उनकी जान जो है वह महफूज रह सके, क्योंकि उस वक्त म्यांमार में उन्हें मारा जा रहा था, उन्हें काटा जा रहा था, उन्हें जिंदा दफनाया जा रहा था, उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला गया। वो भाग के आए थे ताकि वो अपनी ज़िंदगी महफूज कर सके। लेकिन राहिल साहब, यहाँ पे बात है कि अगर एक रोहिंग्या ने गलती की तो शायद ही इसमें सारे रोहिंग्या मुलविस हो सकते हैं। एक रोहिंग्या वाक़या ये बताया जा रहा है, इसके पीछे कि क्यों इन्हें डिटेन किया जाता है, कि शायद 2 रोहिंग्या जो थे उन्होंने कोई चोरी के इल्ज़ाम में वो फंसे थे, लेकिन उसके बाद तमाम रोहिंग्यास के साथ ये सलूक करना शायद कहीं ना कहीं गलत बात होगी। और साथ ही साथ राहिल साहब, मैं आपको बता दूं कि शायद कोई भी मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि सारे मज़हब ये कहते हैं कि सबसे पहले हमें इंसानियत को देखना है, इसीलिए शायद कहा जाता है मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जी राहिल साहब, आप मुझे बताएं कितनी तादाद हो सकती है इन रोहिंग्यास की जो इस वक्त जम्मू में है? बिल्कुल इरफान, मैं थोड़ा तफसीली बताता चलूँ कि जब म्यांमार से ये लोग अपने पड़ोसी ममालिक में दाखिल हुए, मैंने पहले भी एक बार आपको कहा था, हम दुश्मन बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। फिर इन लोगों ने आखिर पड़ोसी ममालिक का सहारा लेने की कोशिश की, तो उसी के चलते ये लोग हिंदुस्तान और बांग्लादेश में रिहाइश पजीर हुए। वहीं अगर हम बात करें यूटी जम्मू कश्मीर की, तब ये रियासत हुआ करती थी, तब ये लोग यहाँ पर आए और गालबन 7600 लोग जो हैं अफराद यहाँ जम्मू में हैं और ये 39 जगहों पर जो हैं रिहाइश पजीर हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ ये बताया जाता है ज़राए के हवाले से कि सिर्फ अनंतनाग में ये लोग हैं, लेकिन जम्मू में ये 37 जगहों पर गालबन रिहाइश पजीर हैं, जिनमें नरवाल, बठिंडी और अगर हम कहें तो कासिम नगर में इन लोगों की तादाद ज़्यादा है। लेकिन इरफान, चंद रोज़ कबल ही इन लोगों को पहले यह बताया गया कि आपका कोविड टेस्ट होगा, फिर इनको जम्मू के MAM स्टेडियम में बुलाया गया जहां पहले इनके कोविड टेस्ट हुए, लेकिन साथ में ही एक बायोमेट्रिक का सिलसिला शुरू कर दिया गया। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं
150 अफराद को जो था वो डिटेंशन सेंटर जो कि हीरा नगर में मुंतकिल किया गया, जो कि पहले सब जेल थी लेकिन अब उसको डिटेंशन सेंटर बनाया गया। लेकिन देखने की बात ये रही कि बेटा बाहर रह गया, माँ डिटेंशन सेंटर चली गई, बाप जो बाहर रह गया, बेटी जो डिटेंशन सेंटर चली गई, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशानी का सबब बन गया। उसके बाद कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि काफ़ी सारे रोहिंग्याज जो थे वो पुलिस स्टेशन जम्मू के बाहर आ गए। उन्होंने ये कहा कि हम सबको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए, ना कि बेटे को डाला जाए और बाप को छोड़ा जाए, बाप को छोड़ा जाए बेटी को डाला जाए। ये काफ़ी सारी परेशानी रही। उसके बाद हमने ये भी देखा कि रात के अमल में, दिन के अमल में काफ़ी सारे लोग जो थे वो यहाँ से मुंतकिल अपनी रिहाइश को करके अलग अलग जगहों पर, अगर हम कहें बाहर की स्टेट में, जा रहे हैं। इरफान, लेकिन राहिल साहब यहाँ पे एक बात है, अगरचे ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ से कैटेगरली ये कहा गया था कि जब तक म्यांमार में हालात ठीक ना हों और जब तक म्यांमार की जो सरकार है वो उन्हें एक्सेप्ट ना करे, ऐसे में उन्हें डिटेन करना, क्या नहीं लगता है आपको कि ये गलत बात है कि बेटे को बाहर रखा जा रहा है, माँ को जेल में भर दिया जाता है, माँ को बाहर रखा जाता है और उसके बेटे को जेल में रखा जाता है। कई एक मासूम जान जो है, कई एक मासूम जाने वो इस वक्त कहाँ जाएंगे, ना उनके पास छत है रहने के लिए, ना उनके पास खाना है खाने के लिए। ऐसे में बहुत ही बड़ा सवाल है कि वो अगर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि कल भी हमें कई एक रोहिंग्याज ने फ़ोन करके ये बताया कि अगर कुछ मजदूरी करने के लिए जाते थे लेकिन वो लोग भी तब से गायब हैं और वो अपने घर नहीं पहुँचे हैं। राहिल साहब, क्या आपके पास इस हवाले से कोई तफसील है? जी बिल्कुल इरफान, अगर हम अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि जब इन लोगों को अब डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आगे होगा क्या। अगर इन लोगों से जब हमने बात की तो इनका ये साफ कहना था कि UNHRC के तहत इन लोगों, ये कार्ड होल्डर्स हैं और सबके पास कार्ड हैं, तभी ये लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। और इनका ये भी दावा है कि हमने कभी आधार कार्ड, पैन कार्ड या डोमिसाइल के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, हम लोग भी यहाँ नहीं रहना चाहते, हम लोग अपने घरों में जाना चाहते हैं, अपने मुल्क जाना चाहते हैं। और इनका ये भी कहना है कि UNO की कोई टीम या एजेंसी यहाँ पर पहुँचे जो हमें यहाँ से लेकर जाए और अपने मुल्क में दोबारा से रिहाइश पजीरी के लिए इकदाम उठाए और हम वहाँ पर रिहाइश पजीर हो सकें। इरफान, ये भी बताया जा रहा है कि अगर इन लोगों को डिपोर्ट करना पड़ेगा तो, लेकिन सरकार और काफ़ी सारे माहिरीन का ये मानना है कि पहले अगर हम देखें म्यांमार के जो नज़दीक वाले बॉर्डर्स हैं वहाँ पर डिटेंशन सेंटर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जम्मू के अगर पुलिस अफसरान के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि ये डिटेंशन सेंटर में अभी 150 के करीब 155 के करीब अफराद हैं, लेकिन ये तादाद बढ़ सकती है। सोचने की बात यह कि जब ये तादाद बढ़ेगी, हीरा नगर में सिर्फ 200 के करीब जो लोग हैं वहाँ पर रह सकते हैं। उसके बाद कठुआ और उधमपुर में डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी जो है वो चल रही है। इरफान, ये सबसे बड़ा अपडेट है। और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि अगर इनको डिपोर्ट करना है तो म्यांमार के बॉर्डर के नज़दीक ही कोई डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। फिर उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ की जो एम्बेसी है और यहाँ की एम्बेसी मिलकर ये तय करेंगे कि आखिर जो यहाँ पर पूरा अगर हम कहें तो इन लोगों के जो जांच पड़ताल होगी वो कागजात पहले म्यांमार भेजे जाएंगे। जब वहाँ की हुकूमत ये मानेगी कि ये लोग वाकई यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के रिहाइश पजीर हैं, फिर इनको यहाँ से वहाँ डिपोर्ट कर सकते हैं। इरफान जी राहिल साहब, तो ऐसा ज़रूर लगता है कि शायद अंग्रेज़ों के ज़माने की तरह किया जा रहा है, जिस तरह अंग्रेज़ों के ज़माने में डिटेन किया जाता था, फिर उन्हें मजदूरी पे लगाया जाता था, क्योंकि कई एक रोहिंग्याज का ये भी कहना था कि उन्हें ये बताया गया है कि अब आप हमेशा के लिए जो डिटेंशन सेंटर्स हैं वहाँ पे रहेंगे। लेकिन आप मुझे बताएं कि जो 80 साल बूढ़े शख्स हैं, 80 साल बुजुर्ग अफराद हैं, वो कैसे उन डिटेंशन सेंटर्स में रहेंगे। जो मासूम बच्चे हैं 3 साल के, 4 साल के, जिन्हें स्कूल जाना था, जो अभी दूध ही पीते थे बच्चे, जब उनकी माँ को डिटेन किया जाए तो फिर वो बच्चे जी पाएंगे या नहीं। बहरहाल ये बहुत ही बड़ा सवाल होगा और मेरे ख्याल से आज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को चाहिए कि वो इस मसले की तरफ जल्द अज जल्द ध्यान दे। या तो रोहिंग्याज को डिपोर्ट किया जाए, हम इस बात की कतन भी ये नहीं कहते हैं कि आप रोहिंग्याज को यहाँ पे रखें, बल्कि हम कहते हैं लीगली उन्हें यहाँ से डिपोर्ट किया जाए, ना कि उन्हें डिटेन किया जाए। बहरहाल राहिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल नाज़रीन, एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि रोहिंग्या मुसलमान जो कि अपनी जान बचाने के लिए जम्मू के कई एक इलाकों में थे, उन्हें अब डिटेन किया जा रहा है, उन्हें डिटेंशन सेंटर्स में भर रहे हैं, उन्हें डिटेंशन सेंटर्स में रखा जा रहा है। और उनका ये कहना था कि अगर उन्हें डिपोर्ट किया जाए तो
शायद वही उनके लिए बेहतर था, बल्कि डिटेन उन्हें करना ये शायद लीगल नहीं बल्कि इलीगल है। बहरहाल नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि हम हमेशा ये चाहते हैं कि हक़ की आवाज़ हम उठाएं और आज भी हम हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट खान आबिद और ऑनलाइन एडिटर सोफी सजाद के साथ खुदा आपका हामी और नासिर। कश्मीर जिंदाबाद। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Tenzin from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess faculty where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.